हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 6 हिंदी मीडियम आपकी साइंस की क्लास। बेटा आज आपका पार्ट 5 पदार्थों का पृथक्करण। ये मैंने आपको इसके अंदर पॉइंट सारे बता दिए हैं कि पदार्थों का पृथक्करण के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर कितने पॉइंट्स आपने कंसीडर कर लिए, कितनी सारी विधियाँ भी जान ली हैं। सबसे इसमें आज जो है आपका जो टॉपिक चलेगा, उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको दोहरा दूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा। जैसे पृथक्करण के अंदर आपने पढ़ा कि पृथक्करण क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि पृथक्करण आवश्यक क्यों होता है, पृथक्करण का आवश्यकता क्यों पड़ती है पदार्थों की, यानी पदार्थों का पृथक्करण आप क्यों आवश्यक होता है। तो इसमें आपको पृथक्करण के लिए मैंने उसकी ज़रूरतें बताई कि अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, उपयोगी और अनुपयोगी पर। इसी तरह से फिर आपने जाना कि जब पृथक्करण कराते हैं तो उसमें ठोस ठोस मिश्रण अगर हो, एक साथ ठोस ठोस मिले हुए हो मिश्रण में, तब कैसे कराएंगे आप। ठोस और द्रव मिला हो तब कैसे कराएंगे आप, और अगर द्रव मिला हो तब कैसे कराएंगे। तो इस तरह से आपने उनके सबके आधार पर आपने सब में विधियाँ अलग अलग पढ़ी, सब में आपने जाना कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे। तो यानी अगर आपका ठोस ठोस मिला हुआ होगा मिश्रण में तो आप लगभग उसको हाथों से भी अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी दालें हैं, चावल है जिसमें कि कंकड़ हो, तो वो लाइक ठोस ही ठोस हुआ, तो उसमें से आप हाथों के द्वारा भी अलग कर सकते हैं। इसी तरह से थ्रेसिंग प्रक्रिया के द्वारा भी अलग कर सकते हैं। दूसरा आपका पॉइंट है कि ठोस द्रव, वो भी आपने देखा कि ठोस अगर द्रव में घुला हो, तो लाइक जैसे कि चीनी है, नमक है, पानी में घुला हो, तो उसको कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसमें भी विधियाँ थी आपकी कि वाष्पीकरण और अगर संघनन कराएं तो दोनों मिक्स करके, इस तरह से आपने जाना। फिर अगर द्रव हो तो आपको पता है कि उसके अंदर आपको फिर से वही वाष्पीकरण प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। जो दोनों द्रव में से एक तो वाष्प के रूप में उड़ जाएगा और एक जो है पात्र में बच जाएगा। तो आपने जाना कि जो है ठोस अगर पदार्थ मिश्रण में घुले होते हैं तब कैसे अलग करते हैं, ठोस द्रव अगर एक साथ हो तब उसकी क्या विधियाँ होती हैं। इसी तरह से फिर आपने जाना कि अगर जो है द्रव होते हैं तब आप क्या करते हैं। तो जैसे मैंने इसके अंदर आपको कुछ अलग भी बताई थी प्रक्रिया, जैसे आप पढ़ते अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। इसमें आपने ये भी जाना था कि अवसादन या निस्तारण या निस्यंदन क्या है। तो अवसादन में मैंने आपको बताया था कि जैसे आपकी 3 विधियाँ हैं, इसमें है अवसादन, निस्तारण और फिर है निस्यंदन। ठीक है, अब इनमें कैसे कैसे करते हैं। तो अवसादन का मतलब होता है कि तली में बैठ जाना। जैसे कि आप इन्हें कैसे अलग कर सकते हैं, जैसे कोई रेत है, रेत में पानी मिलाया, तो रेत में जब पानी मिलाते हैं आप तो वो तली में नीचे बैठ जाती है, ऊपर रहता है पानी और नीचे जैसे रेत है तो वो बैठ गई तली में। उस समय के लिए आप थोड़ा सा रेत में जल मिला के रख दो तो तली में रेत बैठ जाएगी, ऊपर जल नजर आ जाएगा। निस्तारण का मतलब होता है उड़ेलना। ठीक है, तो उड़ेलना जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जैसे उड़ेले, तो आपका उसमें भी ये चीज़ होती है कि जैसे गंदगी जो होती पानी में घुलकर आप अलग कर लेते हो, उड़ेल लेते हो, उसको गिरा देते हो या अलग बर्तन में कर लेते हो, और जो बच जाता है उसको साफ फिर कर लेते हैं। इसी तरह से तो कई बार जैसे चावल और दाल को धुलना, ऐसे भी कह सकते हैं कि उसकी मिट्टी जो होती है घुल के वो निकाल देते हो आप उड़ेलने के द्वारा। तो उड़ेलते जो हैं वो प्रक्रिया कहलाती है आपकी निस्तारण। इसी तरह से निस्यंदन होती है जैसे छानना। तो ये आपके छानना जैसे चलनी या फिल्टर पत्र से, चलनी के द्वारा या फिल्टर पत्र के द्वारा छानने की प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से आप अपना सकते हैं कि चलनी और फिल्टर पत्र के द्वारा कैसे करें। तो इस तरीके से आपने देखा कि अलग अलग तरीके से आप पृथक्करण की विधियों को प्रयोग में लेते हैं। तो पृथक्करण की जो विधियाँ होती हैं वो इसमें मैंने आपको फिर से बताया कि जैसे
तीनों विधि इसकी जो आती है, जो स्पेशल है, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, ये जनरली हम अपने कहते हैं डेली लाइफ में भी देखते हैं, तो सामान्य जीवन में भी इन विधियों का उपयोग करते रहते हैं। अवसादन में तो मैंने आपको बताई, रसोई में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो धुलाई में आपके काम इस तरह से आप यूज़ में भी लेते हैं। और अवसादन में ऐसा भी होता है, जैसे कई पदार्थ होते हैं तो आप कहते हैं कि यार इसमें से मिट्टी कैसे आपको निकालनी है, आपको कोई भी ऐसे घरेलू काम दे दिया, या आपका कोई घरेलू पदार्थ आपका है जिसको आपको ऐसे साफ़ करना है, तो आप उसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे शांत, तो वो तली में बैठ जाएगी अशुद्धियाँ, ऊपर द्रवित पदार्थ बच जाएगा ऊपर आपका, तो वैसे आपका हो जाता है साफ। निस्तारण विधि के अंतर्गत आपका होता है उड़ेलना, जैसे एक जैसे पदार्थ में आपको मैंने पहले ही बताया कि उड़ेलना, जैसे आपका अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, घुली हुई हैं, अब आप उसको दूसरे बर्तन में कैसे उड़ेल सकते हैं, तो उस तरीके से उड़ेलने के द्वारा आपकी निस्तारण विधि के द्वारा वो पदार्थ पृथक्करण हो जाता है। जो जल में घुली अशुद्धियाँ होती हैं वो आपके बाहर आ जाती हैं। आप जब उड़ेलते हैं सहारे से तो पानी या जो भी आपका द्रवित पदार्थ है वो अशुद्धियों के साथ नीचे गिर जाता है, और जो पात्र में बचता है वो आपका शुद्ध होता है। फिर आप उसे अलग से साफ़ कर लेते हैं। निस्यंदन आपका सीधा सा है कि ये चलनी या फिल्टर पत्र के द्वारा आप द्रव को छानते हो, तो जो उसमें ठोस पदार्थ है वो चलनी या फिल्टर पत्र में छनकर आ जाता है। अच्छा, आज मैं आपको जो टॉपिक लिखी हूँ ये इस पाठ का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम यही है कि पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग, यानी पृथक्करण की एक से अधिक विधियाँ भी काम में आती हैं। कभी ऐसा भी आपको होता है कि एक विधि काम में नहीं लाकर बल्कि कई विधियाँ एक साथ लेनी पड़ती हैं, तब पदार्थ पृथक्करण हो पाते हैं। इसके अंदर जैसे उदाहरण आप लो तो एक से अधिक विधियाँ जैसे काम में लेना, तो इसका उदाहरण आप नए के लिए ले सकते हैं। रेत प्लस नमक प्लस जल का मिश्रण। तो अगर इसकी बात करें तो आप जैसे 3 पदार्थ लो, रेत लो, नमक लो और जल लो, इन तीनों को आपस में मिला दो। तो जब इन तीनों को आपस में मिलाओगे तो इसमें जो है आपको कई सारी विधियाँ काम में लेनी पड़ जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि रेत में आप मान लो थोड़ी सी रेत लिए, फिर उसमें नमक डाल दिए और जल भी मिला दिए। अब ये 3 चीज़ मिली है, तो इसमें आपका ये तो होगा नहीं कि आप रेत, नमक, जल तीनों को अलग करना चाह रहे हो, तो तीनों अलग कैसे होंगी। अगर मान लीजिए आप अवसादन विधि करोगे इसमें, तो अवसादन के द्वारा रेत तो नीचे बैठ जाएगी पर जल ऊपर बच जाएगा। तो आप इसमें पहली विधि तो ये अपनाओगे, अवसादन, ठीक है, अवसादन। अच्छा, अवसादन के द्वारा तली में जब बैठ जाएगी, जैसे रेत और नमक और जल का मिश्रण, तो उसमें से जब आपका बैठ गया तो आप कहोगे कि अवसादन प्रक्रिया के द्वारा हमने रेत और जल को अलग कर लिया। लेकिन अब जो जल है उसमें नमक घुला हुआ है, अब वो कैसे अलग हो, वो तो आपका ऐसा है नहीं कि निस्तारण द्वारा अलग हो जाएगा नमक या निस्यंदन द्वारा, तब उसे कैसे करेंगे। तो आपको सीधे यहाँ पर आपको विधि जो काम में लेनी पड़ेगी वो लेनी पड़ेगी अवसादन प्लस वाष्पन। आपको गर्म करना पड़ेगा पदार्थ, गर्म करते ही जल का वाष्पन हो जाएगा और संघनन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पुनः द्रव की प्राप्ति पुनः द्रव की प्राप्ति और वाष्पन में आपका वाष्पन प्रक्रिया के अंतर्गत आप जो है इसमें यहाँ पर आपको जो बचा हुआ पदार्थ बचेगा, यानी वाष्पन के द्वारा वाष्प अलग हो जाएगा और प्लस वाष्प के रूप में जैसे जल उड़ गया और प्लस बची हुई मात्रा नमक की। ये हो,
तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बच्चों, कहने का मतलब है कि अगर आपको 3 पदार्थ एक साथ मिले हों, रेत, नमक और जल, तो इनमें सबसे पहले तो आप अपना लोगे अवसादन। अवसादन की प्रक्रिया के द्वारा तली पे बैठ जाएगा पदार्थ, ठीक है, वो आपका होगा रेत। तो आप रेत को अलग कर लोगे। फिर आपका बचा नमक और जल। अब नमक और जल को कैसे अलग करोगे? नमक और जल को अलग करने के लिए आप वाष्पीकरण की प्रक्रिया अपनाओगे। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वाष्प के रूप में आपका क्या चला गया? जल। अब जो बची हुई मात्रा है, जो आपकी बची हुई मात्रा है, वो आपकी बच गई नमक की। तो इस तरीके से अलग कर सकते हो। अगर चाहते हो कि फिर से जल मिल जाए तो आप संघनन करा लोगे ठंडा करके। अब अवसादन प्लस फिर इसके बाद आप वाष्पन के बाद जब ठंडा करोगे तो फिर संघनन विधि हो जाएगी और पुनः द्रव की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये आप अपना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि पृथक्करण की एक विधि ही आवश्यक नहीं होती। कई बार मिश्रण में पृथक्करण की कई विधियां एक साथ हमें काम में लेनी पड़ती हैं। इसी तरह से लास्ट टॉपिक आपका है जल की मात्रा। जल की मात्रा अगर देखी जाए तो आपकी जल की मात्रा के जो पॉइंट हैं, वो जल की मात्रा को अगर इस तरह से आप इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो आपकी जल की मात्रा किस पर आधारित है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका है कि जल की मात्रा जैसे किन पर है? पहली विलय की गुण पर, विलय की मात्रा को, यानी इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यानी जल की मात्रा जो है विलय के गुण के आधार पर भी ज्ञात कर सकते हो, आप निकाल सकते हो या बता सकते हो। और विलय जो जल की मात्रा है, विलय की मात्रा पर भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका विलय के गुण पे, जैसे मान लीजिए चीनी आप घोल रहे हो पानी में, तो आपकी ये क्वालिटी डिपेंड करती है कि आप पानी कितना लोगे। तो ये दोनों के कंपैरिजन में अगर आपने लिया, जैसे चीनी जितनी है उसके हिसाब से आपने पानी लिया, तो वो एक तरीके से आपकी कम घुलेगी चीनी, तो उसमें चीनी ज़्यादा लगेगी और पानी कम होगा। तो वो आपके एक तरीके से विलयन आपका पूरी तरह से माना नहीं जाएगा कि पूरी तरह से आपका वो विलयन बन चुका है, यानी पूर्णतः वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होगा। उसको बोल देंगे अपन अमिश्रणी, यानी मिश्रित नहीं हो पाएगा वो पूरी तरह से, क्योंकि चीनी आपकी बची हुई दिखती रहेगी और पानी आपका अलग, मतलब उसमें मात्रा सफिशिएंट नहीं होगी चीनी को घोलने के लिए, या उसके अनुपात के बराबर नहीं होगी। अगर आप चीनी की मात्रा से अधिक पानी लेंगे तो चीनी घुल जाएगी। फिर इसमें बात आ जाती है कि बहुत अधिक पानी लेंगे तो भी ऐसा हो जाता है कि बहुत अधिक पानी में लेने पर फिर आपकी वो चीनी सफ़ेद बिल्कुल ही घुल जाती है। आपको समझ में नहीं आता कि वो आपका विलयन चीनी का है, उसका फिर गुण ख़त्म हो जाता है, लगभग जल का ज़्यादा फिर उसमें गुण नज़र आने लगता है, तो लगभग वो पानी जैसा लगता है। तो ये तो मतलब ये है कि जल को आपको कितना मिलाना है, ये डिपेंड करता है कि आप जिस विलय को घोल रहे हैं उसके गुण क्या हैं, दूसरा उसकी मात्रा क्या है। तो जो उसका गुण है या जो उसकी मात्रा है, उसके आधार पर जो है जल की मात्रा निश्चित होती है। जैसे नमक या चीनी, तो उनके दोनों के गुण अलग हैं, तो दोनों के गुणों के आधार पर जल की मात्रा भी अलग होगी। इसी तरह से आप जो है विलय की मात्रा पर भी निर्भर होती है। जैसे विलय की मात्रा पर, जैसे आपकी कितना चीनी लिए, जैसे आप 4 चम्मच चीनी लिए और 1 गिलास पानी लिए तो सफिशेंट हो गया, वो तो घुल जाएगी। लेकिन अगर मान लो आपने 8 चम्मच चीनी ली और पानी लिया सिर्फ आपने 4 चम्मच या 5 चम्मच, तो वो सफिशेंट नहीं होगी, तो वो विलयन आपका कहलाएगा असंतृप्त। और जिसमें आपका चीनी घुल जाएगा पानी में, तो उस ऐसे विलयन को आप कहेंगे संतृप्त। तो इस तरीके से आप संतृप्त और असंतृप्त को भी समझा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जल की मात्रा कितनी घोली जाए विलय के ऊपर यानी कि निर्भर करती है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वो गुण पर भी निर्भर करेगी, मात्रा पर भी करेगी। अगर मान लो चीनी या नमक लिए तो उस हिसाब से आपको जो है पानी की मात्रा निश्चित करनी पड़ेगी, और इसी तरह से आपने अगर उसकी मात्रा कितनी ली,
आपने 4 चम्मच ली, 8 चम्मच ली, 10 चम्मच ली या 2 चम्मच ली, तो उसके आधार पर आपको जल की मात्रा तय करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर जल जो है, आपकी जल की मात्रा वो 2 चीज़ों पर आधारित होती है, आपके विलय के गुणों पर कि कौन सा पदार्थ घोल रहे हैं और विलय की मात्रा पर कितना घोल रहे हैं। तो उसी हिसाब से आप जल की मात्रा को निश्चित करते हैं कि आपको जल कितना घोलना है, यानी कि जल का अनुपात कितना रखना है। तो इस तरह से आप समझा सकते हैं कि जल की मात्रा किन पर आधारित है। तो आपने इस पूरे ये आपके पाठ के अंदर ये लास्ट टॉपिक था जो जल की मात्रा, जिसमें आपने ये जाना। इसके बाद बेटा मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ ये आज का टॉपिक फिर से, हमेशा की तरह सेकंड बार आप एक बार फिर से ध्यान से देख लो, जिससे कि आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो जाए। तो आज आपका पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पार्ट 6 पढ़ेंगे। तो पार्ट 6 के अंदर भी आपका शुरुआत करूँगी और बताऊँगी कि क्या क्या पढ़ना है। तो पार्ट 5 में आज आपने जो पढ़ा वो रिपीट करती हूँ, फटाफट देखिए। पृथक्करण की 1 से अधिक विधियों का उपयोग, जिसके अंदर मैंने आपको 3 विधियों का संक्षिप्त में यहाँ एक वर्ड में समझा दिया, शब्द में अर्थ इसका, जैसे अवसाधन तली में बैठ जाना, निस्तारण उड़ेलना, निस्यंदन छानना। ये एक एक वर्ड हैं जो इनको पूरे को यानी इनकी विधि को बताते हैं। इसी तरह से आप इनमें आप इसका जो है पृथक्करण की 1 से अधिक विधियाँ, तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसे भी मिश्रण होते हैं जिसमें से एक विधि काम में नहीं आती, हम एक विधि के अलावा उसमें 2-3 विधियां सम्मिलित करते हैं, तब पृथक्करण पूरा कर पाते हैं। जैसे रेत में नमक मिला दो और जल मिला दो, तो इन तीनों को अलग करना बड़ा कठिन हो जाता है, फिर एक विधि काम में नहीं आती इसमें, फिर आपकी 2-3 विधियाँ काम में लेनी पड़ती हैं। उसी तरह से इनको अलग करने, जैसे मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, अवसाधन कराएंगे, अवसाधन के द्वारा रेत अलग हो जाएगा, फिर वाष्पन कराएंगे, वाष्पन के द्वारा जल अलग हो जाएगा, फिर बची हुई मात्रा नमक की है। लेकिन अगर वापस आप पुनः द्रव की प्राप्ति करना चाहते हैं तो फिर से ठंडा करा देंगे। ठंडा कराने का मतलब होता है संघनन, और जैसे ही संघनन कराएंगे तो पुनः द्रव की प्राप्ति हो जाएगी। और इस तरह से आपका रेत, नमक और जल तीनों अलग अलग हो जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट है आपका जल की मात्रा। जल की मात्रा के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि विलय के गुणों पर निर्भर होती है, विलय की मात्रा पर। जैसे आप चीनी या नमक लें तो आपका डिपेंड करता है कि आप जो पदार्थ घोल रहे हैं जल में उसका गुण क्या है। जैसे चीनी का गुण अलग होता है, नमक का गुण अलग होता है, तीसरा पदार्थ आएगा उसका गुण अलग होगा, तो उसके हिसाब से जल की मात्रा निश्चित होती है। विलय की मात्रा पर, जैसे कि आपका चीनी या नमक आप ले कितना रहे हो उसके आधार पर भी आपकी जल की मात्रा निश्चित होती है। आप 4 चम्मच ले रहे हैं तो उस हिसाब से जल पड़ेगा, आप 8 चम्मच ले रहे हैं तो उस हिसाब से जल की मात्रा होगी। तो मात्रा आपकी इस तरह से दोनों जल की मात्रा इन दोनों पर आधारित होती है। इन दोनों पर आपकी इस तरह से यानी कि उसको इन दोनों के आधार पर आप समझा सकते हैं, तभी जल की मात्रा को आप निश्चित उसकी दर्शा सकते हैं, जल की मात्रा को निश्चित बता सकते हैं, और कितना है वो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा इस तरह से आज आपका पार्ट 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका पार्ट 6 शुरू करेंगे। ओके, बाय।